रात का समय था। आसमान में काले बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे तेज तूफान आने वाला हो। ठंडी हवाएं चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। जंगल की सूखी टहनियां टूटकर इधर उधर उड़ रही थी और साथ साथ दूर कहीं भेड़ियों की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। और उसी घने जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी। गुफा के अंदर कालसूर नाम का एक तांत्रिक बैठा था जो जोर जोर से हंस रहा था। बस कुछ देर और फिर मेरा बदला पूरा होगा। इतना कहकर कालसूर सामने जल रही अग्नि में कुछ डालता है जिससे आग और बढ़ जाती है। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ता है। ओम काल भैरवाय नमः। अंधकार की शक्ति जागृत हो, मेरा प्रतिशोध पूर्ण हो। लेकिन तभी एक आवाज आई। तांत्रिक ने मुड़कर देखा तो गुफा के बाहर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने धीमे से खुद से कहा, लगता है कोई छुपकर मेरे काम में विघ्न डालना चाह रहा है। अभी देखता हूँ। तांत्रिक दबे पांव उठता है और गुफा के बाहर निकलता है। कौन है? तांत्रिक के आते ही बाहर खड़ी राजकुमारी अमायरा चौंक जाती है। उसके हाथ में एक चाकू था। दूर हो जा दुष्ट तांत्रिक, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मेरी ही गुफा में आकर मुझसे चालाकी। हाँ, मैं तुझे मेरे पिताजी के राज्य को बर्बाद नहीं करने दूंगी, समझा? मैं उन्हें जाकर सब कुछ बता दूंगी। वो तो तब राजकुमारी जी, जब आप यहाँ से बचकर जा पाएंगी। तांत्रिक की बात सुनकर राजकुमारी पीछे हट जाती है। तभी अचानक से तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बिजली और जोरों से कड़कने लगती है। तांत्रिक का ध्यान आसमान की तरफ जाता है और उसी पल राजकुमारी जंगल की ओर भागने लगती है। रुक जाओ! लेकिन राजकुमारी बिना पीछे देखे बारिश में भागती चली गई। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता तक साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमारी के पैरों में कांटे चुभ रहे थे, कपड़े कीचड़ से भर चुके थे, लेकिन वो रुकी नहीं। पीछे से तांत्रिक की डरावनी आवाज आ रही थी। तुम मुझसे बच नहीं सकती महाराज की प्यारी इकलौती राजकुमारी। ये सुनकर राजकुमारी घबराई और फिर और तेजी से भागने लगी। लेकिन तभी अचानक से उनका पैर फिसल गया। आ! बचाओ! और उसी समय राजकुमारी धरती के अंदर समा गई। वो कहाँ गई किसी को पता नहीं चला, यहाँ तक कि तांत्रिक को भी नहीं। रात बीत जाती है और रात का तूफान शांत हो जाता है। गांव में सब कुछ हर रोज जैसा था। तूफान शांत हो चुका था, लेकिन गांव के पास बहने वाली नदी अभी भी तेज आवाज के साथ बह रही थी। उसी गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत का टुकड़ा था जिसमें वो फसल उगाकर घर चलाता था। आज सुबह 5 बजे से ही रघु वहां खेत की सिंचाई करने में लगा था। हे भगवान, बारिश अभी तो रुक गई, लेकिन रात में जिस तरह तूफान आया, अगर वैसे फिर हुआ तो खेतों में बड़ा नुकसान हो जाएगा। सुबह से लगातार काम करने की वजह से रघु पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। उसके कपड़े पुराने और जगह जगह से फटे हुए थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें नजरअंदाज करके अपना काम कर रहा था। तभी झोपड़ी के अंदर से उसकी छोटी बहन गौरी बाहर आती है। उसके हाथ में सूखी रोटियां थी। भैया, अब कुछ देर के लिए काम बंद कर दो और पहले कुछ खा लो। सुबह से बस काम ही किए जा रहे हो। अरे अभी नहीं गौरी, सोच रहा हूँ पहले सिंचाई पूरी कर दूं। दोबारा बारिश आने का बहुत डर है। समझ नहीं आ रहा है कि खेतों को बारिश से कैसे बचाऊं। गौरी उदास होकर चुप हो गई। वो जानती थी कि पिछले कई महीनों से खेत में अच्छी उपज नहीं हो रही थी, जबकि रघु हर रोज दिल लगाकर मेहनत करता था। हाँ भैया,
अब चिंता मत करो, देखना सब ठीक होगा, मगर खाना भी तो जरूरी है ना। अरे खाएंगे नहीं तो ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे, फिर आप बेहोश हो गए तो ये इतने कीचड़ में काम मुझे ही करना पड़ेगा। ये भी सही है, ठीक है मैं खा लेता हूँ। थोड़ा काम निपटाकर रघु सूखी रोटी खा लेता है और फिर अपने काम में लग जाता है। गांव के बड़े किसान और अमीर जमींदारों को थोड़ा नुकसान भी हो जाता तो वो संभाल लेते थे, मगर रघु को अगर नुकसान होता तो महीनों तक घर में ठीक से राशन नहीं आ पाता। इसीलिए वो बहुत चिंता में था। खाना खाकर वो फिर से खेतों की सिंचाई करने लगता है। तभी गांव के दो लोग वहां से गुजरते हैं और रघु को देखकर कहते हैं, अरे रघु, तो क्या अभी भी ये अपने छोटे से खेत में लगा हुआ है? अरे कितना मजाक उड़ाएगा खुद का। तेरे इस खेत में कभी अच्छी फसल नहीं उग सकती, समझा? हाँ सही कह रहा है बिरजू। अरे तू एक नंबर का बेवकूफ है जो ये बंजर खेत में फसल उगा रहा है। दोनों आदमी हंसते हुए वहां से चले गए। रघु चुपचाप वहां खड़ा रहा। उसने कुल्हाड़ी फिर से उठा ली। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी वहां रघु के पुराने जानने वाले ब्रिजेश काका आ जाते हैं। अरे रघु, क्या हाल है? ठीक है काका, आप बताओ। हम तो ठीक ही हैं, मगर तुम ठीक दिखाई नहीं दे रहे। जरा कपड़ों की हालत तो देखो। रघु का ध्यान अपने फटे पुराने कपड़ों पर जाता है और उसे थोड़ी सी शर्म आती है। वो खेत से बाहर निकलकर आता है और काका को झोपड़ी के बाहर रखी खटिया पर बैठने को कहता है। वो काका। खैर ये सब छोड़ो। सब जानते हैं कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम्हारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। मगर मैं तो तुमसे कुछ बोलने आया था कि तुम्हारी बहन गौरी, उसके लिए मेरे पास एक अच्छा रिश्ता है। ब्रिजेश काका की बात सुनकर रघु खुश हो जाता है। क्या? अरे वाह काका, ये तो अच्छी बात है। हाँ रघु, वो अच्छे खानदान के लोग हैं। उनके पास खेत है और साथ साथ अपना खुद का घर भी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छी सुशील लड़की चाहिए। ये तो अच्छी बात है ना काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो रघु। रघु शांत होकर काका की बात सुनने लगता है। काका आगे कहते हैं, उन्हें दहेज नहीं चाहिए, मगर वो चाहेंगे कि जब बारात आए तो तुम उनका अच्छे से स्वागत करो, ताकि उनकी भी समाज में इज्जत बनी रहे। इसलिए कुछ और करो ना करो, तुम्हें शादी का अच्छा इंतजाम करना पड़ेगा और इसके लिए धन होना बहुत जरूरी है। काका की बात सुनकर रघु के चेहरे पर कुछ शिकन सी आ जाती है। क्या हुआ रघु? कुछ नहीं काका, आप चिंता मत करिए। उन्हें हाँ बोल दीजिए, मैं धन का इंतजाम कर लूंगा। रघु, ये इस खेत में काम करने से कुछ नहीं होने वाला। अब वक्त आ गया है कि तुम ये सब छोड़ दो और कुछ और काम करो। अरे इससे बेहतर तो तुम इस खेत वाली जमीन को बेच दो, उससे कुछ तो पैसा आएगा और फिर तुम दूसरे खेत में मजदूरी कर लो। ये ज्यादा बेहतर रहेगा, तभी अपनी बहन का विवाह कर सकोगे, समझे? काका की बात सुनकर रघु को अपने गुजर गए पिता की बातें याद आईं। उन्होंने रघु से मरने से पहले एक बात कही थी। उन्हें पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन जरूर उनके खेत की इस धरती पर सोना उगेगा। रघु कभी नहीं समझ पाया कि उसके पिता ने ऐसा क्यों कहा, मगर रघु ने उनसे वादा कर लिया था कि वो इन खेतों में काम करना कभी बंद नहीं करेगा। नहीं काका, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये खेतों को कभी नहीं बेचूंगा। ये खेत मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मैं अपने खेत के साथ साथ दूसरे खेतों में भी काम करूंगा और कोई और रास्ता भी निकाल लूंगा। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर ब्रिजेश काका वहां से चले जाते हैं और रघु वापस अपने काम में लग जाता है। जब रात होती है तो वो खेत से झोपड़ी की तरफ जाता है। गौरी झोपड़ी के बाहर बैठी कपड़े सी रही थी। रघु को देखकर वो कहती है, क्या हुआ भैया, आप परेशान क्यों हैं?
लेकिन रघु गौरी की बात सुनकर भी चुप था। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी। क्या उसे अपना खेत छोड़ना पड़ेगा? उसके पिता की बातों का क्या? मगर गौरी का विवाह, वो भी तो जरूरी था। तभी गौरी की आवाज से रघु का ध्यान टूटा। अरे भैया, आप इतने परेशान क्यों हो? रघु ने धीमे से कहा। कुछ नहीं बहना, वो तो बस मुझे तेरी चिंता हो रही थी। क्या? मेरी? मगर क्यों? हाँ, तू अब बड़ी हो गई है ना। गांव वाले भी बातें बनाने लगे हैं। आज ब्रजेश काका आए थे और उन्होंने एक अच्छे रिश्ते की बात की है। इसलिए अब मुझे तेरे विवाह के लिए वाकई में पैसे जोड़ने होंगे। लेकिन मेरी कमाई तो दिन प्रतिदिन कम ही होती जा रही है, इसीलिए। इतना कहते कहते रघु चुप हो गया। गौरी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, भैया, गांव वाले कुछ भी कहे, जरूरी थोड़ी है कि मैं विवाह करके चली ही जाऊं। अरे मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ और पराये घर जाने से ज्यादा तो मैं हमेशा आपके साथ रहना पसंद करूंगी। हाँ। अरे मेरी प्यारी गौरी, मैंने पिताजी से वादा किया था कि तुझे हमेशा खुश रखूंगा। इसलिए देखना, मैं अच्छे से तेरा विवाह करूंगा। अभी कुछ खा लेता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ भैया। दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी बाहर फिर से तेज बिजली कड़कती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे नहीं, लगता है फिर से तूफान आने वाला है। और राहुल की बात सच हो जाती है। रात भर तूफान आता है, इस बार और भयंकर। गांव के सभी खेत बर्बाद हो जाते हैं, साथ साथ रघु के खेत भी। अगले दिन सुबह गांव का बुरा हाल था। कई झोपड़ियां भी बर्बाद हो गई थी, पेड़ गिर गए थे। गांव में ऐसा पहली बार हुआ था। सभी परेशान थे। रघु झोपड़ी से बाहर निकलता है तो हैरान रह जाता है। हे भगवान, खेत बर्बाद हो गया। रात में ऐसा भयंकर तूफान आया, लेकिन अजीब बात तो ये है कि सुबह होते ही सूरज फिर निकल जाता है, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। मगर अब क्या होगा गौरी? खेत बर्बाद हो गए, सबके हुए होंगे। जमींदार मुझे कर्ज भी नहीं देगा, क्योंकि मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी तो नहीं है। चिंता मत करो भैया, सब ठीक हो जाएगा। रघु परेशान था, लेकिन तभी उसकी नजर खेतों की तरफ गई। खेतों के बीचों बीच एक गाय खड़ी थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, शायद रात भर तूफान और बारिश में भीगी थी। रघु भागकर उसके पास गया और उसे सहलाने लगा। गाय के गले में एक सुनहरा हार था। अरे, क्या तुम रात भर तूफान में थी? पीछे से गौरी भी वहां आ गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर रघु और गौरी दोनों चौंक गए। वो गाय बोल पड़ी, मुझे बहुत ठंड लग रही है रघु। गाय को बोलता देखकर रघु और गौरी दोनों डरकर पीछे हट गए। दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक गाय लड़खड़ाने लगी। भैया, भैया संभालो इसे, शायद ये गिरने वाली है। रघु कुछ कर पाता उससे पहले ही गाय जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। उसके शरीर में हल्की हल्की कंपन हो रही थी। रघु तुरंत उसके पास बैठ गया। अरे नहीं गौरी, इसे तो तेज बुखार है। लगता है पूरी रात बारिश और तूफान में भटकती रही है, इस वजह से बीमार पड़ गई। लेकिन भैया, ये बोल कैसे रही थी? पता नहीं गौरी, मगर अभी सवाल पूछने का समय नहीं है। पहले हमें इसकी जान बचानी होगी। इतना कहकर रघु और गौरी किसी तरह गाय को सहारा देकर अपनी झोपड़ी के पास ले आते हैं। उनके पास खुद खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों दिन रात गाय की सेवा में लग जाते हैं। गौरी, तुम इसके साथ रहना, तब तक मैं जंगल से जड़ी बूटियां ले आता हूँ। देखो, गाय के पैरों में चोट के निशान भी हैं। हाँ हाँ, ठीक है भैया। रघु जल्दी से जंगल जाता है और जड़ी बूटियां लेकर आ जाता है। गौरी ने पुराने कपड़े से गाय के शरीर को साफ किया। रात में जब ठंड बढ़ गई तो रघु और गौरी दोनों ने अपनी फटी चादर गाय के ऊपर डाल दी और खुद ठंड में ऐसे ही सो गए।
अगले 2 दिन तक रघु खेत में काम भी ठीक से नहीं कर पाया। गांव वाले उसे पागल समझने लगे। अरे रघु, खुद खाने को दाना नहीं है और ऊपर से अब ये गाय की सेवा कर रहा है। लगता है तूफान के साथ इसका दिमाग भी उड़ गया है। लेकिन रघु ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप गाय का ध्यान रखता रहा। गौरी भी हर समय उसके साथ थी। और फिर 2 दिन बाद गाय ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। भैया, भैया, देखो ना, इसे होश आ गया। अब कैसी हो तुम? गाय धीरे से उठकर बैठ गई। इस बार उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। खुद गरीब होकर भी तुमने मेरी जान बचाई। भैया, भैया, देखो ना, ये फिर बोल रही है। हाँ, मगर ये आखिर है कौन? गाय धीरे से मुस्कुराई। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक साधारण गाय नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई गाय हूँ। जादुई गाय? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें विश्वास नहीं है ना? नहीं। तभी गाय धीरे धीरे उठती है और झोपड़ी से बाहर निकलने लगती है। रघु और गौरी भी उसके पीछे चले जाते हैं। बाहर रघु का खेत पूरी तरह बर्बाद पड़ा था। मिट्टी सूख चुकी थी और फसल नष्ट हो चुकी थी। गाय खेत के बीच जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने अपनी आंखें बंद की। उसके गले का सुनहरा हार चमकने लगा। अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। ये क्या हो रहा है? अगले ही पल खेत की सूखी मिट्टी चमकने लगी। धीरे धीरे वहां छोटी छोटी हरी घास उगने लगी। फिर कुछ ही पलों में पूरा खेत हरियाली से भर गया। सूखे पौधे फिर से खड़े हो गए। हे भगवान, ये क्या? ये कैसे संभव है? दोनों हैरानी से खेत को देखते रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। अब तो विश्वास हुआ कि मैं जादुई गाय हूँ। हाँ, विश्वास हो गया। तुमने मेरे बंजर खेत में फसल उगा दी। फिर वो तीनों वापस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद रघु गाय से सवाल करता है। मगर तुम यहाँ कैसे आई? गाय का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। क्योंकि इस राज्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये तूफान, ये बारिश, ये सब सिर्फ शुरुआत है। जल्द ही पूरा राज्य अंधकार में डूब सकता है। ये तूफान फिर कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं। सब कुछ नष्ट हो जाएगा और फिर मैं भी इसे नहीं रोक पाऊंगी। गाय की बात सुनकर गौरी और रघु घबरा जाते हैं। इसका क्या मतलब है? एक बहुत शक्तिशाली दुष्ट शक्ति है जो हमारे राज्य को बर्बाद करना चाहती है। अगर उसे नहीं रोका गया तो राज्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए रघु, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ तुम इस सब को होने से रोक सकते हो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो साधारण लोग हैं। नहीं रघु, तुम्हारा भाग्य साधारण नहीं है। तुम एक नेक दिल इंसान हो। तुमने आज तक कभी गलत का साथ नहीं दिया और मुझे तुम्हारे जैसे ही इंसान की जरूरत है। सिर्फ तुम ही अनहोनी होने से रोक सकते हो। और अब समय आ गया है कि हम महाराज के पास जाए और उनको सब कुछ बताया जाए। मतलब हमें महल जाना होगा? हाँ, और वो भी तुरंत। अगर देर हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, बहुत बड़ा अनर्थ। रघु और गौरी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ी गाय सच में जादुई थी। लेकिन जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था उसे झुठलाना भी नामुमकिन था। ठीक है, अगर राज्य पर संकट है तो हमें महाराज को जरूर बताना चाहिए। हाँ हाँ भैया, चलते हैं। नहीं, हम तीनों नहीं जाएंगे। रघु, तुम मेरे साथ जंगल चलो और गौरी, तुम महल जाओ और महाराज को जल्द से जल्द जंगल के बीचों बीच बनी गुफा के पास ले आना। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। और फिर गौरी महल की तरफ चली गई।
और रघु और गाय जंगल की तरफ। बाहर घना अंधेरा छाया था और बिजली एक बार जोरों से कड़क रही थी। इस भयंकर अंधेरे में गाय ने जो हार पहन रखा था उससे इतनी तेज रोशनी हो रही थी कि सामने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? उस काली शक्ति की तरफ जो इस राज्य को बर्बाद करना चाहती है। मगर कौन है वो? वो और कोई नहीं, इस राज्य के राजमहल में काम करने वाला पुराना पंडित था। लेकिन असल में वो पंडित नहीं, एक तांत्रिक था। वो हमेशा से पड़ोसी राज्य से मिला हुआ था और हमारे राज्य को बर्बाद करना चाहता था। लेकिन एक दिन महाराज को इस बात की खबर हो गई और उन्होंने तांत्रिक कालसूर का चेहरा काला करवाकर उन्हें धक्के मारकर राज्य से निकाल दिया। अरे हाँ, मैंने सुना था उसके बारे में। मगर हमें नहीं पता था कि वो लौट आएगा। एक दिन अचानक से महारानी की तबीयत बिगड़ने लगी। दिन ब दिन वो और बीमार होने लगी और गांव में आ रहे तूफान बढ़ने लगे। महल की राजकुमारी को शक हुआ कि कुछ ठीक नहीं। उनके पास भी कुछ ऐसी शक्तियां थी जिससे वो काली शक्तियों को दूर से ही भांप सकती थी। उन्होंने महसूस किया कि दूर राज्य के जंगलों में ऐसी काली शक्ति है जो हमारे राज्य को बर्बाद कर सकती है। राजकुमारी जंगल तक अकेली गई और उन्होंने पता लगा लिया कि ये कोई और नहीं, वही तांत्रिक था। और इस बार वो बहुत ही भयंकर तांत्रिक विद्या करने वाला था जिससे पूरा राज्य बर्बाद हो जाता। राजकुमारी ने महाराज को बताना चाहा, मगर वो दोबारा महल तक पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि तांत्रिक ने उन्हें देख लिया था। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। मगर अब हम तांत्रिक को कैसे रोकेंगे? उसके पास तो काली शक्तियां हैं। क्या तुम उसे रोक सकती हो? नहीं, उसे सिर्फ तुम रोक सकते हो। क्या? मगर मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है। है, तुम्हारा मन साफ है रघु। तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और वो है तुम्हारी सच्चाई। रघु को कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो उसी गुफा में पहुंच जाते हैं। अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। अंदर बैठा तांत्रिक आग के सामने बैठकर फिर वही मंत्र पढ़ रहा था। रुक जा दुष्ट तांत्रिक, हम तेरी ये पूजा पूरी नहीं होने देंगे। कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग की? ये मामूली मनुष्य और ये गाय, ये हराएंगे मुझे। रघु, उस बड़े पत्थर के पीछे एक सुनहरा चाकू है। तुम उससे इस पर वार करो। सिर्फ तुम्हारे वार से ही ये दुष्ट तांत्रिक का अंत होगा। जल्दी करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तांत्रिक रघु की तरफ बढ़ता है मगर गाय उसके सामने आ जाती है। इतनी देर में रघु चाकू उठाकर तांत्रिक को मार देता है और वो मर जाता है। तभी वहाँ महाराज और गौरी आ जाते हैं। हम आ गए हैं। क्या हुआ उस दुष्ट तांत्रिक का? मैंने उसे मार दिया महाराज। तांत्रिक के मरते ही गाय राजकुमारी अमायरा में बदल जाती है। ओह, तो आप राजकुमारी अमायरा थी? महाराज राजकुमारी को गले लगा लेते हैं। हाँ, इस तांत्रिक ने मुझे गाय के शरीर में कैद कर दिया था। तुमने मेरी मदद की रघु, तुम्हारा शुक्रिया। जब तुम गांव लौटोगे तो देखना, तुम्हारे खेत के बीचों बीच एक और पौधा उगा है, लेकिन हरा नहीं बल्कि सुनहरा। ये सोने का पौधा होगा और उसमें सोने के फल उगेंगे। क्या सचमुच? हाँ रघु, लेकिन उसे एक गमले में लगा देना और झोपड़ी के अंदर रख लेना। वो तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम मेहनत और अच्छाई का साथ दोगे। जब उसमें सोने के फल उगेंगे तो उन्हें बेचकर अपनी बहन का अच्छे से विवाह करना। ये सुनकर रघु और गौरी बहुत खुश होते हैं। उनकी अच्छाई उनकी जिंदगी बदल देती है।